दोस्तों, SRK ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं तौफीक खान। देखिए, पिछली वीडियो में हमने 10वां पार्ट शुरू किया था। हमने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा था, उसकी हमने परिभाषा पढ़ी थी, उस पर उसका हमने सूत्र पढ़ा था, उसका हमने मात्रक पढ़ा था और प्रतिरोध के बारे में हमने पढ़ा था। उसके सबसे पहला बिंदु जो था विद्युत परिपथ। तो हमने 3 बिंदु क्लियर कर लिए थे। चौथा बिंदु जो है हमने उसमें देखा था कि जो विद्युत परिपथ में काम आने वाले जो अवयव थे, जैसे हमारे पास सेल या बैटरी या कुंजी, धारा नियंत्रक, एमीटर, वोल्ट मीटर, बल्ब, ये सारे जो उपकरण जो विद्युत परिपथ में एक अवयव के रूप में जुड़े हुए होते हैं, तो उनके हमने संकेत पढ़े थे, उनका हमने सूत्र पढ़ा था। विद्युत परिपथ में उनको किस तरह जोड़ा जाता है वो संकेत हमने पढ़े थे, और वास्तव में उनको श्रेणी या समांतर क्रम में किस क्रम में उनमें जोड़ा जाता है। अब इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण नियम है, जो पाठ का स्टार्टिंग का पहला नियम है, जिसको हम ओम का नियम कहते हैं, ये बहुत अच्छा बिंदु है दोस्तों, और इसको आप अच्छी तरह से समझना, क्योंकि जब इसकी परिभाषा तुम्हें अच्छे से समझ में नहीं आएगी तो फिर इसके आप ऊपर जो उसका जब हम प्रायोगिक सत्यापन करेंगे तो बिंदु आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं। समझ रहे? तो अब ओम के नियम का हम प्रायोगिक सत्यापन जब करेंगे तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ओम के नियम है क्या। भाई, प्रायोगिक सत्यापन का मतलब हम प्रयोग द्वारा सिद्ध करेंगे इसको, लेकिन जब तक हमें इसके बारे में पता नहीं होगा कि ओम का नियम कहते किसको है, ओम का नियम होता क्या है, तो उसको जब तक उसको कहाँ समझे। तो इसलिए इसको अच्छी तरह मैं बता रहा हूँ, समझना ध्यान से, अच्छी तरह उसको दिल दिमाग लगा के कोशिश करना। ठीक है, देखिए अच्छा बिंदु है ओम का नियम। देखिए, ओम नामक वैज्ञानिक ने अपने नियम को समझाने के लिए ये बात उसने पहले तय कर दी थी। देखिए, ओम का जो ओम शब्द है ना, ये ओम, हमने प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, पढ़ा नहीं मैंने उसके मात्रक के बारे में भी, तो मैंने बताया कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। चलिए, बैटरी का मात्रक, वोल्ट मीटर का मात्रक क्या होता है। ठीक है, इसी तरह से विद्युत धारा का मात्रक तो हमने पढ़ लिया, एम्पियर। तो ओम का नियम क्या है? देखिए, इसको समझने के लिए क्या काम करें। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था स्थिर रहती है, इस नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था स्थिर रहती है। भौतिक अवस्था क्या है? भौतिक अवस्था का मतलब क्या है? देखिए, मैं समझ ध्यान से, ये कोई चालक तार है, ये चालक तार बिल्कुल सीधा है, इसमें कहीं कोई उभार नहीं है, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल सीधा चालक तार। ठीक है, अगर इसको भी दिक्कत होगी तो आप सीधा सा एक पतला सा चालक तार, ये कोई चालक तार। ठीक है, और इसको बड़ा कर लेते हैं इससे, और थोड़ा सा इससे फ्री रहेंगे, ये कोई चालक तार, ये भी नाम का कोई चालक तार है। अब इसकी कह रहा है कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, मैं भौतिक अवस्था के बारे में आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भौतिक अवस्था क्या चीज है। भौतिक अवस्था से मतलब उसका ताप, दाब, आयतन, क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसको मोटाई या चौड़ाई कहते हैं, चौड़ाई, लंबाई, ये सारे के सारे क्या है भौतिक अवस्था के रूप में। कह रहे कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था स्थिर रहती है, भौतिक अवस्था से मतलब उसका ताप, दाब, आयतन, क्षेत्रफल, चौड़ाई, मोटाई, लंबाई, ये सब कैसी हो? एक समान। ऐसा ना हो चार किनारों से मोटा, बीच में से पतला, ऐसा चालक। किनारे तो इसके दोनों मोटे हैं, बीच में से पतला, या बीच में से मोटा, किनारों से पतला। ठीक है, या आधा मोटा। ऐसा चालक तार नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। क्या कहो? समान लंबाई, समान मोटाई, समान चौड़ाई का कोई चालक तार हो, जैसा ही है बिल्कुल एक समान। भौतिक अवस्था से मतलब समझ में है? यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था स्थिर रहती है, यानी इसका ताप एक समान हो, दाब एक समान हो, आयतन एक समान हो, क्षेत्रफल एक समान हो, चौड़ाई एक समान हो, लंबाई, मतलब वो चालक तार बिल्कुल सही साइज का हो, ना उसकी मोटाई कम बढ़ती हो, ना उसकी चौड़ाई कम बढ़ती हो, ना उसकी लंबाई कम बढ़ती हो, ना उसका ताप, ना उसका दाब। इसको कह रहे हैं भौतिक अवस्था। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था स्थिर रहती हो तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, यहाँ भी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, यानी जितनी इसमें धारा प्रवाहित करेंगे उतना ही इसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा।
यदि उसमें धारा का मान अधिक होगा तो उत्पन्न होने वाला विभवांतर भी अधिक होगा। यदि इसमें धारा कम मान की, मैं जैसे इसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहा हूँ तो इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी 2 वोल्ट होगा। यदि इसमें धारा का मान मैंने बढ़ा के 4 कर दिया तो इसका भी 4 हो जाएगा। इसको घटा के 1 एम्पियर की मैं धारा प्रवाहित कर दूं तो इसका विभवांतर भी 1 वोल्ट हो जाता है। यानी धारा बढ़ाए तो विभवांतर बढ़ जाए, धारा का मान घटाए तो विभवांतर बढ़ जाए। तो क्या कह रहे हैं, कब संभव है, यदि वो चालक तार समान मोटाई समान लंबाई का इस तरह का चालक तार हो, यानी इसकी मोटाई चौड़ाई आयतन क्षेत्रफल लंबाई तापदाब सब एक समान हो, तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर यदि उस चालक तार में प्रवाहित धारा के संग संग चलता है, अर्थात समानुपाती होता है, इसे ओम का नियम। कुछ बात समझ में आई भाई? कुछ बात समझ में आई क्या? ओम का नियम क्या है वो पूछ रहा है हमसे। तो हमने क्या बताया उसे, वो कह रहा है कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था स्थिर रहती है, भौतिक अवस्था का मतलब मैंने बता दिया, वो चालक तार ना तो ऐसा हो बीच में से किनारों से मोटा बीच में से पतला, या किनारों से पतला बीच में से मोटा, या आधा मोटा आधा पतला, ऐसा चालक तार में वो ए बिंदु से लेकर बी बिंदु तक समान लंबाई समान चौड़ाई समान तापदाब का क्षेत्रफल वाला तार। तब क्या होगा, तब उस चालक तार के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है ना, विभवांतर किससे उत्पन्न होता है, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार में जो के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब अगर मैं इस चालक तार में ये भी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करता हूँ तो इसके सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, पढ़ा है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, अगर मैं इसमें धारा 2 एम्पियर की धारा इस चालक तार ये भी चालक तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करूं तो इसके सिरों पर 2 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होगा। इसमें 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित करूं तो 4 वोल्ट की धारा, मैंने धारा के मान को घटा के इसको एक दोबारा वापस 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने लग जाऊं तो इसके सिरों पर घटकर विभवांतर भी 1 वोल्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो यानी जितनी धारा प्रवाहित करेंगे विभवांतर उतना बढ़ेगा, धारा का मान बढ़ाएंगे तो विभवांतर बढ़ेगा, धारा का मान घटाएंगे तो विभवांतर घटेगा। यानी ये विभवांतर जो है ना, चालक तार के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर जो है ये धारा इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के संग संग चलता है। बढ़ाते हैं धारा बढ़ाते हैं विभवांतर बढ़ जाता है, धारा का मान कम करते हैं तो इसको क्या कहेंगे, संग संग चलेगा तो समानुपाती होगा नहीं, समानुपाती कह लो। बहुत से लड़के क्या अनुक्रमानुपाती सब कह रहे थे सर, वो तो अरे समानुपाती अनुक्रमानुपाती एक ही मतलब होता है, समझ रहे हो? तो क्या होता है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहती हैं तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I, ये होता है अंत में। ठीक है, ये समानुपाती क्यों आया, क्योंकि हमने वही तो चीज देखी है, कैसा चालक तार हो, समान मोटाई समान आयतन समान लंबाई का चालक तार हो तो उसके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो धारा के ऊपर निर्भर करेगा। धारा अधिक मान की होगी तो विभवांतर अधिक मान का होगा, धारा कम मान की होगी तो विभवांतर, यानी ये विभवांतर जो है ना ये धारा के संग संग चलता है, तभी तो समानुपाती होता है। यानी V किसके संग संग चलता है, I। V का मान I का मान बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा, I का मान घटाएंगे तो घट जाएगा। तो विभवांतर किसके समानुपाती होता है, धारा। ये तो हम करने में और आगे हम कर लेते हैं। बात समझ में आई ना ये टोटल? तो क्या हुआ, ओम का नियम क्या है, ओम का नियम होता है V समानुपाती I, यानी जो विभवांतर है वो धारा के संग संग चलता है। ये कहां से आया, यदि किसी, ओम के नियम कह रहे, मैं दोबारा बता रहा हूं सुन लीजिए, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था स्थिर रहती है तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। वो मैंने आपको बता दिया कैसे समानुपाती होता है। ठीक है, अर्थात ये समानुपाती I, इस अनुपात समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो V बराबर R आएगा। समानुपाती के चिन्ह को आदमी तो एक नियतांक ले रहा है, ये सब में होता है। ये क्या है, यहाँ लिखना है आपको, जहां R एक नियतांक है, R क्या है, एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। पढ़ा तो हमने R के बारे में, R क्या होता है, प्रतिरोध को R से तो लिखते हैं, कैपिटल R बताया नहीं था ना।
तो इससे सवाल होंगे टोटल। ओम का नियम ये है, इसको आगे इसलिए हल किया जाता है जिससे जो न्यूमेरिकल होंगे ना इसी सूत्र से होंगे। ठीक है, लिखना है आपको जहां आर एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध। तो ये हो गया भाई ओम का नियम। तो ये समझ में आया ना ओम का नियम। अब पढ़ेंगे ओम का नियम का प्रायोगिक सत्यापन, यानी प्रयोग द्वारा इसको हम कैसे सिद्ध करें। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि क्या v वास्तव में i के संग संग चलता है, यानी v जो है समानुपाती होता है क्या, ये सिद्ध करना। इसको नहीं, ये तो आगे न्यूमेरिकल के लिए है। ठीक है, ये v समानुपाती है। ठीक है, तो मैं मिटा रहा हूँ, है ना। अब ओम का नियम के बारे में पता लग गया। ओम का नियम क्या होता है, v समानुपाती i। ठीक है, अब वो हमसे कह रहा है ओम के नियम को भाई प्रयोग द्वारा सिद्ध करके बताओ क्या वास्तव में ये v समानुपाती i होता है। तो लिखना है ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। अब इसको हम प्रयोग द्वारा सिद्ध करेंगे कि वास्तव में ओम का नियम होता कितना है। तो ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन क्या है, अब वो क्या कह रहा है, ओम के नियम का प्रायोगिक का मतलब प्रयोग द्वारा सत्यापन का मतलब सिद्ध कीजिए। हमने क्या बताया था भाई, हमें सिद्ध क्या करना है v समानुपाती i। भाई यही तो होता था ओम का नियम। कब, जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्था स्थिर रहती हो तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर ये भी चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता था, उसके संग संग चलता था। हमने धारा के मान को बढ़ाया तो विभवांतर बढ़ जाता था, धारा के मान को कम करते थे तो विभवांतर कम हो जाता था, विभवांतर धारा के संग संग चलता था, समानुपाती होता था। ये सिद्ध करना है टू प्रूव दैट। क्या करते हैं, देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको लिखना है कि ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए, ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए सबसे पहले विद्युत परिपथ का निर्माण करते हैं। विद्युत परिपथ का निर्माण करते हैं। विद्युत परिपथ में हम क्या क्या चीज जोड़ते हैं उसकी बनावट देखो। उसमें देखिए आप हिंदी में थ्योरी अलग लिख लेना, मैं चित्र बना रहा हूँ, चित्र से ही आप थ्योरी लिख लेना। उसमें एक चलिए बैटरी, उसमें एक धारा नियंत्रक, और थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। धारा नियंत्रक कैसा होता था, मैंने इसलिए तुम्हें वो संकेत लिखवाए थे, ये काम आएंगे तो इसलिए वो अभी लिखाए थे। ठीक है, इसमें एक एमीटर इस श्रेणी क्रम में प्लस माइनस, इसमें एक अल्पमान का प्रतिरोध। ठीक है, और इसको थोड़ा सा पीछे कर लेता हूं मैं। एक अल्पमान का ये प्रतिरोध है, इस अल्पमान के प्रतिरोध के समांतर क्रम में मैंने एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया है, क्योंकि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं मैं तुम्हें बता चुका हूँ। और मैंने इसमें एक, आप कुंजी ऊपर जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो कुंजी, यहाँ भी लगा सकते हो कुंजी, कोई बड़ी दिक्कत इसमें। ये कुंजी, ये अल्पमान का प्रतिरोध, ये बैटरी, ये कुंजी। ठीक है, और ये आरएफ धारा नियंत्रक, ये कुंजी, ये अल्पमान का प्रतिरोध है, ये विभवांतर है। ठीक है, ये एमीटर है, ये सेल और ये धारा। ये हमने एक विद्युत परिपथ का निर्माण किया। ठीक है, किसको समझने के लिए, ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए। ठीक है, आप चाहो तो कुंजी को यहाँ जोड़ सकते हो, कोई बड़ा इश्यू नहीं। ठीक है, तो देखिए अब देखिए आगे क्या होगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन, और हमें सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करना है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए सर्वप्रथम एक विद्युत परिपथ का निर्माण करते हैं। विद्युत परिपथ की बनावट क्या है, आपको विद्युत परिपथ बना के इसमें लिखना, उसकी बनावट लिखोगे, एक सेल, एक धारा नियंत्रक, एक एमीटर, एक अल्पमान का प्रतिरोध, उसके समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर जोड़कर कुंजी जोड़ लेते हैं, कुंजी जोड़ करके विद्युत परिपथ को पूरा
क्या दिक्कत हुई भाई बनावट में? क्या लिखा है? हम पढ़ रहे हैं ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। आपको लिखना है कि ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए हम एक विद्युत परिपथ का निर्माण करते हैं। विद्युत परिपथ की बनावट क्या है? आपको चित्र बनाना है, चित्र बना के नीचे लिखिए विद्युत परिपथ की बनावट में एक सेल, एक धारा नियंत्रक आर एस, कोष्टक में लिखते चलना, एक सेल कोष्टक में भी एक धारा नियंत्रक आर एस, एक एमीटर, ये अल्पमान का प्रतिरोध आर, उसके समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं और उसमें कुंजी लगाकर विद्युत परिपथ को पूरा कर लेते हैं। बनावट हो गई। अब कार्य विधि, कार्य कैसे करता है देखो, यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ दिक्कत होती है अक्सर। यहाँ जो दिमाग से पढ़ते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, जो दिमाग लगाते नहीं है उनको हमेशा दिक्कत होती है। क्या होता है भाई आगे देखिए। अब ये तो इसकी बनावट होगी, इस कार्य विधि, ये कार्य कैसे करता है, मतलब हमें सिद्ध करना है कार्य। देखिए मैं कार्य विधि बता रहा हूँ, देखिए कार्य विधि पढ़ रहा हूँ, देखिए समझा रहा हूँ। जब तक कुंजी के को ऑन नहीं किया जाता है, मैंने कुंजी को नहीं दबाया है, तो देखा है कि इस विद्युत परिपथ में किसी प्रकार का कोई करंट या विद्युत धारा प्रवाहित है। जब तक मैंने कुंजी को दबाया नहीं है, ऑन नहीं किया है, हम देखते हैं कि विद्युत परिपथ में किसी प्रकार का कोई करंट किसमें। इस स्थिति में जो एमीटर की सुई है और वोल्ट मीटर, देखिए वोल्ट मीटर एमीटर वास्तव में तो दिखने में, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि ये सेल जो है ना इस तरह से होता है, ये कौन सा लगा होता है सेल, इस तरह से होता है प्राथमिक सेल। ऐसे ही वोल्ट मीटर एमीटर क्या होते हैं, जैसे बाइक होती है ना, बाइक मोटरसाइकिल, आपने इसका मीटर नहीं होता है, जैसे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, इस तरह से इसमें लगी होती है। एक्सीलेटर चढ़ता है 20 पे, 30 पे, 40 पे, ऐसे वोल्ट मीटर का इस तरह, वोल्ट मीटर और एमीटर इस तरह से होते हैं, 0, 10, 20, 30, 40, 50, इस तरह से इसका मीटर होता है। ठीक है, ये होते हैं मीटर ऐसे दिखने में, लेकिन हम इसको विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं, मीटर को इस तरह से, वोल्ट मीटर को इस तरह से, वैसे ऐसे होते हैं जैसे बाइक का मीटर होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो देखिए, तो जब तक कुंजी के को ऑन नहीं किया जाता है इस विद्युत परिपथ में, मैं कार्यविधि बता रहा हूं, बनावट हमने पढ़ ली। अब कार्यविधि देखिए, जब तक इस विद्युत परिपथ में कुंजी के को ऑन नहीं किया जाता, इस विद्युत परिपथ में किसी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। मैंने क्या काम किया, कुंजी के को ऑन किया, देखिए कुंजी को दबाया, जैसे मैं कुंजी को दबाता हूं इस पूरे विद्युत परिपथ में धारा धनावेश से अनावेश, पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। मुझे कैसे पता लगा कि इसमें धारा प्रवाहित होती है? धारा का मान एमीटर की सहायता से मैंने ज्ञात किया। भाई एमीटर की सुई चढ़ने लग गई इस तरह से, मुझे कैसे पता? जैसे ही मैंने कुंजी की को ऑन किया है तो देखा एमीटर की सुई जो है इस तरह से 10 पे हो गई, मतलब जो भी अंक मैं बता रहा हूँ आपको, सुई चढ़ने लग गई, 0 से लेकर 10 पे आ गई, तो मुझे पता लगा कि यार इसमें करंट उत्पन्न हो रहा है। एमीटर की सुई चढ़ने लग गई, अर्थात इस पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लग गई। धारा का मान तो मैंने एमीटर की सहायता से ज्ञात कर लिया, जैसे धारा का मान 10, तो देखा कि वोल्ट मीटर का मान हमने जी की सहायता से ज्ञात कर लिया, विभवांतर मैंने इस वोल्ट मीटर की सहायता से ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो देखा इसका 10 था तो इसका भी 10 हो गया। मैंने क्या काम किया, अब देखिए, जब तक मैंने उस कुंजी के को ऑन नहीं किया था, इस परिपथ में किसी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही। मैंने कुंजी के को दबाया तो इस पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगी। मुझे कैसे पता लगा कि इसमें धारा, इस एमीटर की सुई, देखिए याद रखना है, धारा का मान हमेशा एमीटर की सहायता से, विद्युत धारा का मान हमेशा एमीटर की सहायता से ज्ञात किया जाता है। एमीटर को हमेशा विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और विभवांतर का मान वोल्ट मीटर की सहायता से ज्ञात किया जाता है। वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये बात आपको नोट करनी है, याद करनी। ठीक है, तो जब तक मैंने कुंजी के को ऑन नहीं किया था, जब तक तो इस विद्युत परिपथ में किसी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी। मैंने जब कुंजी के को ऑन किया तो पूरे विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगी। धारा का मान तो मैंने एमीटर की सहायता से ज्ञात कर लिया और चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को मैंने वोल्ट मीटर की सहायता से। ठीक है, फिर मैंने क्या काम किया, इस धारा नियंत्रक की सहायता से, आरएफ की सहायता से, इस धारा नियंत्रक की सहायता से मैंने धारा के मान को और बढ़ाया। धारा नियंत्रक के बारे में बता चुका हूँ, इस तरह से नाइक्रोम की सेलों वाली खाली खोखली कुंडली होती है, इसमें सेल बढ़ाते हैं। जब धारा का मान बढ़ा होता है तो इसमें सेलों की संख्या बढ़ा देते हैं,
और जब धारा का मान कम करना होता है तो फिर हम इस वैल्यू को निकाल लेंगे। तो मैंने धारा नियंत्रक क्या है आपको याद रखना है, धारा नियंत्रक की RS जो आपको दिखाई दे रहा है संकेत के रूप में, मैंने आपको बना के बताया था कि इस तरह से कुछ होता है वो। जब 11th क्लास में आप साइंस लोगे तो आप प्रैक्टिकल के रूप में आपको धारा नियंत्रक समझ में आएगा। आपको याद रखना है धारा नियंत्रक क्या है। धारा नियंत्रक एक ऐसा उपकरण होता है जो धारा के मान को कम या अधिक कर, यानी धारा नियंत्रक की सहायता से धारा के मान को कम या अधिक किया जा सकता है। तो मैंने क्या काम किया, कुंजी K को ऑन नहीं किया था तो पूरे परिपथ में किसी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित नहीं थी। मैंने जब कुंजी K को ऑन किया तो इस पूरे विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगी। धारा का मान तो मैंने एमीटर की सहायता से ज्ञात कर लिया, चालक तार के स्रोत पर विभवांतर को वोल्टमीटर की सहायता से ज्ञात कर लिया। मैंने क्या काम किया, इसके बाद मैंने धारा नियंत्रक की सहायता से धारा के मान को और बढ़ा दिया। अब धारा के मान को बढ़ाऊंगा तो फिर तुम देखोगे एमीटर की स्विंग बढ़ेगी कि नहीं। एमीटर की स्विंग जो है 10 से लेकर 20 पर होगी। तो हम देखते हैं तो वोल्टमीटर का मान भी बढ़ जाता है। वोल्टमीटर की स्विंग भी कहां पहुंच गई, 10 से 20 पर पहुंच गई। फिर मैंने क्या काम किया, पहली बार में कुंजी K को ऑन किया, धारा का मान तो एमीटर की सहायता से, विभवांतर का मान वोल्टमीटर की सहायता से ज्ञात कर लिया। फिर पहली स्थिति में मैंने धारा के मान को बढ़ाया, धारा के मान को धारा नियंत्रक की सहायता से धारा के मान को बढ़ाया। धारा का मान जैसे कल्पना करो 20 हो गया, यहाँ पे देखते हैं विभवांतर का मान भी बढ़ने लगता है, इसकी स्विंग भी 20 पर होगी। फिर मैंने धारा तीसरी स्थिति में देखी, मैंने धारा नियंत्रक की सहायता से धारा के मान को और बढ़ाया 30 पर, धारा नियंत्रक की सहायता से धारा के मान को और बढ़ाया तो देखते हैं अंतर का मान भी बढ़ जाता है, ये भी 30 है। मैंने फिर धारा नियंत्रक की सहायता से धारा के मान को और बढ़ाया 40 तक कर दिया तो देखते हैं अंतर का मान भी 40 हो जाता है। जैसे जैसे धारा का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे विभवांतर का मान बढ़ रहा है। मैंने तो इसके साथ उल्टा काम किया, विपरीत काम। मैंने धारा नियंत्रक की सहायता से धारा के मान को कम कर दिया, मैंने डायरेक्टली 20 कर दिया तो हम देखते हैं विभवांतर का मान भी कम होने लगता है, मान 20 पे आ जाता है, इसकी स्विंग भी घटने लगती है। मैंने धारा नियंत्रक की सहायता से धारा के मान को और कम किया, 10 कर दिया, देखते हैं विभवांतर का मान भी 10 हो जाता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि विभवांतर धारा के साथ साथ चलता है, साथ साथ चलता है तो समानुपाती होता है। समानुपाती ये किससे दिखाना, कुछ बात समझ में आई तो आप समझ गए होंगे। ओम के नियम से हमने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि विभवांतर धारा के संग संग चलता है, अर्थात भी समानुपाती है। एक बार दोबारा सुन लो, ग्राफ और बनाएंगे तो हम समझ में आएगा। हम पढ़ रहे हैं ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। मैंने आपको बता दिया कि ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए विद्युत परिपथ का निर्माण करते हैं। उस विद्युत परिपथ की बनावट क्या है वो देखो। उस विद्युत परिपथ में एक सेल बी, एक धारा नियंत्रक RS, एक एमीटर, श्रेणी क्रम में एमीटर ए, एक अल्पमान का प्रतिरोध R, उसके समांतर क्रम में एक वोल्टमीटर जोड़कर एक कुंजी जोड़ देते हैं। कुंजी जोड़ करके विद्युत परिपथ को पूरा कर लेते हैं। ये तो इसकी बनावट हो गई। अब पढ़ेंगे इसकी कार्यविधि। कार्यविधि क्या है, देखिए जब इस विद्युत परिपथ में कुंजी K को ऑन नहीं किया जाता है, कुंजी को दबाया नहीं जाता है, बटन को ऑन नहीं किया जाता, तो हम देखते हैं इस विद्युत परिपथ में किसी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। मैंने फिर कुंजी K को ऑन किया तो जब जैसे ही कुंजी K को ऑन करते हैं पूरे विद्युत परिपथ में करंट यानी विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। उस धारा का मान एमीटर की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं और चालक तार के स्रोत पर उत्पन्न विभवांतर को वोल्टमीटर की सहायता से ज्ञात करते हैं। तो हमने ज्ञात करने पे देखा कि धारा का मान तो 10 बैठा, तो देखते हैं विभवांतर का मान भी 10 बैठा। फिर मैंने क्या काम किया, इसके सापेक्ष मैंने अब मैंने धारा नियंत्रक की सहायता से धारा के मान में और वृद्धि की, धारा के मान को बढ़ा के 10 से 20 कर दिया तो हम देखते हैं कि विभवांतर का मान भी बढ़ जाता है, इसकी स्विंग भी चढ़ने लगती है, इसका भी 20 हो जाता है। फिर मैंने तीसरी स्थिति में जब धारा के मान को और बढ़ा दिया, धारा के मान को मैं धारा नियंत्रक की सहायता से धारा के मान को और बढ़ाया, 20 से 30 कर दिया, देखते हैं विभवांतर का मान भी बढ़ने लगता है। तो इसके विपरीत मैंने क्या काम किया, मैंने धारा नियंत्रक की सहायता से धारा के मान को कम किया तो देखते हैं विभवांतर का मान भी कम होने लगता है। धारा नियंत्रक की सहायता से धारा के मान को और कम किया तो देखते हैं विभवांतर भी अपने आप कम होने लगता है। अर्थात विभवांतर जो है ना धारा के संग संग चलता है। तो जब संग संग चलता है तो
इससे स्पष्ट होता है कि विभवांतर धारा के समानुपाती होता है, अर्थात ये समानुपाती। यही तो सिद्ध करना था, तो आप समझ गए ना। ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन हो गया। चित्र ग्राफ और देखते हैं, ग्राफ में क्या होता है। ये ग्राफ बनाना भी जरूर होता है, इसको बना लेना, ठीक है। ग्राफ में हम विभवांतर और धारा में ग्राफ खींच के देखते हैं। ऐसे ही देखिए बहुत से हमारी किताब में 0.1, 0.2, 0. और ये भी नहीं है कि धारा को यहाँ रखूं, बी को यहाँ रखूं, ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं सीधा सीधा अंक ले रहा हूं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। 0 मैं धारा का मान, करंट छोड़ने पे धारा का मान 2 है, 2 है, तो हम देखते हैं विभवांतर का मान भी 2 हो जाता है। मैंने धारा के मान को धारा नियंत्र की सहायता से कितना कर दिया, 6 बढ़ा दिया, देखते हैं विभवांतर का मान भी 6 हो जाता है। मैंने धारा नियंत्रक की सहायता से धारा के मान को और कम कर दिया, 10 कर दिया, सॉरी बढ़ा दिया, 10 कर दिया, तो इसका मान भी कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। फिर मैंने धारा नियंत्रक की सहायता से धारा के मान को कम कर दिया, कितना कर दिया, 8 कर दिया, तो देखते हैं विभवांतर का मान भी 8 हो जाता है। मैंने धारा नियंत्रक की सहायता से धारा के मान को और कम कर दिया, 4 कर दिया, तो देखते हैं इसका मान भी 4 हो जाता है। तो तुम देखते हो कि एक स्ट्रेट लाइन, इसकी भी रेखा प्राप्त होती है, स्ट्रेट लाइन, जो इस बात को सिद्ध करती है कि ये समसमतल है, ये समानुपाती, ठीक है। तो ये हो गया ओम के नियम का प्रायोगिक सत्य। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, कल